स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर। हाँ, हम आप लोग देखे थे पूरा पाठ जो है विचित्र साक्षी, ये पाठ का अनुवाद आप सभी लोगों से बन जाएगा। कहीं पर कोई परेशानी तो नहीं है ना? जिनसे नहीं भी बनेगा वो बिल्कुल पूछ सकते हैं, और यदि नहीं भी पूछना चाहते तो रिकॉर्डिंग है क्लास की, क्लास के रिकॉर्डिंग सेक्शन में जा कर के आप लोग इसका वीडियो भी देख सकते हैं और अ, उसमें से समझ सकते हैं। ठीक है, और उसमें भी अगर समझ में नहीं आए तो आप पूछिए। आज हम लोग देखेंगे विचित्र साक्षी पाठ का अभ्यास। सर आपका आवाज क्लियर अभ्यास में नहीं है। आ रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? हेलो? आ रहा है सर, आ रहा है सर। हाँ, नेटवर्क में आइए तो अपने आप क्लियर आ जाएगा, है ना? अभ्यास में पहला है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनकी उत्तर हमको कौन सी भाषा में लिखना है? संस्कृत में लिखना है। ठीक है, पहला क नंबर दिया है। क दिया है, निर्धन जन कथम वित्तम उपार्जितवान। आप लोग पढ़े हैं, बताइए। निर्धन जना भूमि भूरि परिश्रम्य वित्तम् उपार्जितवान्। भूमि नहीं ना, भूरि। निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम् उपार्जितवान्। निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम् उपार्जितवान्। बन जाएगा सभी से? निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम् उपार्जितवान्। निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम् उपार्जितवान् बन जाएगा। अगला है जी गुरुजी। जनः जनः किमर्थम पदातिः गच्छति। व्यक्ति पैदल ही क्यों जा रहा था? जन आर्तकाशेन पीड़ित पदाति वसति। जनः अर्थकार्ष्येन, जनः अर्थकार्ष्येन पदातिः गच्छति। जनः अर्थकार्ष्येन पदातिः गच्छति बन जाएगा। जनः अर्थकार्ष्येन पदातिः गच्छति। अगला है ग है, प्रसृते निशांधकारे श किम अचिंत्य। जब रात्रि में अंधकार फैल गया तो उसने क्या सोचा? प्रसृते निशांधकारे अचिन्त्यत यत् विजने प्रदेशे पदयात्रा न स्वभावः। आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है, नेटवर्क थोड़ा सा वीक है लगता है। प्रसृते निशांधकारे विजने प्रदेशे पदयात्रा न स्वभावः। ठीक है, प्रसृते निशांधकारे विजने प्रदेशे पदयात्रा न स्वभावः। समझ में आ गया? प्रसृते निशांधकारे विजने प्रदेशे पदयात्रा न स्वभावः। आप लोग यहाँ पर देखे होंगे, आप लोग ये देखो, निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न स्वभावः। दिख रहा है ना? ये जी सर। प्रसृते निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न स्वभावः। ठीक है, अगला घ नंबर है, वस्तुतः चौरः कः आसीत्। वस्तुतः चौरः आरक्षी आसीत्। सम्यक, वस्तुतः चौरः आरक्षी आसीत्।
वस्तुतः चौरः आरक्षी आसीत्। अंग नंबर है जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किमुक्तवान। व्यक्ति के रोने को सुनकर आरक्षी ने क्या कहा? नहीं पता? जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किमुक्तवान। यहां पर देखिए आरक्षी उक्तवान रे दुष्टः तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरिताया मंजुषाया ग्रहणात् वारितः इदानीं निजकृतस्य फलं भुङ्क्ष्व अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडं लप्स्यसि इति। ठीक है, उसने क्या कहा? रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरिताया मंजुषाया ग्रहणाद वारित। रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरिताया मंजुषाया गृहणाद वारितः इदानीं निजकृतस्य फलं भुङ्क्ष्व अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडं लप्स्यसि। जब वो रो रहा था तो उसके रोने को सुन करके आरक्षी ने क्या कहा कि अरे दुष्ट, उस दिन तुमने मेरे द्वारा चोरी किए गए हैं बेटी को लेने से रोका था, अब अपने किए का फल भोगो। इस चोरी के अभियोग में तुम्हें 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त होगा। ठीक है, ये उसने कहा था। उसी को हमको यहाँ पर लिखना है कि रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरिताया मंजुषाया ग्रहणाद वारितः इदानीं निजकृतस्य फलं भुङ्क्ष्व अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडं लप्स्यसि। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए। मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथं साधयन्ति। मति वैभवशालिनः दुष्टकार्याणि नीतियुक्ताः सम्भाव्य साधयन्ति। इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिखना है। ठीक है, मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीतिं युक्तिं समालम्ब्य लील्येव साधयन्ति। ठीक है, मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीतिं युक्तिं समालम्ब्य लील्येव साधयन्ति। आगे समझ में? मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीतिं युक्तिं समालम्ब्य लील्येव साधयन्ति। ये बन जाएगा जी। हाँ जी। तो यहाँ पर देखिए, निर्धनः जनः कथं वित्तम् उपार्जितवान्। निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम् उपार्जितवान्। जनः किमर्थं पदातिः गच्छति। जनः अर्थकार्येण पदातिः गच्छति। प्रसेते निशान्धकारे स किम् अचिन्तयत्। प्रसेते निशान्धकारे निर्जने प्रदेशे पदयात्रा न सुभावः। वस्तुतः चौरः कः आसीत्। वस्तुतः चौरः आरक्षी आसीत्। जनस्य क्रन्दनं निशम्य आरक्षी किम् उक्तवान्। जनस्य क्रन्दनं निशम्य आरक्षी उक्तवान् रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरिताया मंजुषाया ग्रहणाद वारितः। तस्मिन् दिने अहं चोरिताया मंजुषाया त्वया ग्रहणाद वारितः इदानीं निजकृतस्व फलं भुङ्क्ष्व
अस्मिन् चौर्याभियोगे वर्षत्रयम् कारादंडम लप्स्यसि, ये कहा था। अगला है मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीतिं युक्तिं समालम्ब्य लील्येव साधयन्ति। चलिए, ये समझ में आ गया। अगला आगे बढ़े। जी। यहाँ देखिए, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। हमको प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ तो मुझे कहीं पर रेखा नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों को अगर रेखा दिखाई दे रहे हैं कहीं पर, उत्तरम में ना, उत्तरम में है। दूसरा में किस में है? करुणा परो। परो। और चौरस्य। चौरस्य और न्यायाधीशः। न्यायाधीशः। सह। अंगा नंबर में सह उभौ। उभौ। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो जो चीज रेखांकित किया गया है उसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। ठीक है। पुत्रम, तो यहाँ पर पुत्रम लिखा है, तो वहां पर प्रश्नवाचक के रूप में कौन सा शब्द आएगा? प्रश्नवाचक के रूप में क्या आएगा, आप लोग बताइए। कम। हाँ बोलिए बोलिए। कम। कम। बहुत सुंदर। कम। कम क्यों होगा? देखिए, यहाँ पर पुत्र में द्वितीय विभक्ति लगा है। ठीक है। हाँ, पुत्र में द्वितीय विभक्ति लगा है, इसीलिए पुत्रम के स्थान पर कम। और आप लोगों को पता है कि प्रश्न जो है सप्त ककार होते हैं। किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम, ये सप्त ककार हैं और उसके साथ में कह है। तो ये जो शब्द हैं, हाँ क्या हो गया? कुछ बोल रहे थे क्या कोई? नहीं सर। हाँ, तो ये जो सप्त ककार है वो सप्त माने कि प्रश्नवाचक चिन्ह माने प्रश्नवाचक शब्द हैं। किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम, ये सप्त ककार कहलाते हैं। ठीक है। और उसके साथ में कह जुड़ता है, कह भी आता है, तो ये प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द यहाँ पर कम। ठीक है। किम, कम, ये उसी में से आते हैं। तो कम द्रष्टुम सह प्रस्थितः, इसको देखने के लिए गया, तो क्या होगा? पुत्रम द्रष्टुम प्रस्थितः। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रयच्छत। तो यहाँ पर करुणा परो हो गिरी, यहाँ पर इसके स्थान पर क्या होगा? कह। 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 कौन? कौन? उसे आश्रय कौन प्रदान किया? ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द के रूप में क्या आना चाहिए। तो कह तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, उसको आश्रय कौन प्रदान किया? तो करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। चौरस्य पाद ध्वनिना तिथि प्रबुद्ध, तो यहाँ पर चौरस्य शब्द कौन सा शब्द में है? षष्ठी विभक्ति में है। ठीक है। षष्ठी विभक्ति में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कस्य। कस्य पाद ध्वनिना अतिथि ही प्रबुद्ध, इसके पैरों की आवाज से अतिथि जाग गया। न्यायाधीश, यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए कह बंकिम चंद्र आसीत। बंकिम चंद्र कह आसीत। ठीक है। बंकिम चंद्र न्यायाधीश आसीत। सह वाद भार वेदनया क्रंदती स्म, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? कह। कह भार वेदनया क्रंदती स्म। उभौ। उभौ। उभौ यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में है, द्विवचन में है। उभौ शब्द जो है द्विवचन में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कह। क्या? कह नहीं होगा, कौ। कह एक वचन में है,
कह कौ, जी ठीक है। तो यहाँ पर कौ सवम चत्वरे स्थापित बंतो, कौन दोनों सौ को चबूतरे पे रखे, ठीक है। तो यहाँ पर दो लोग हैं, इसीलिए यहाँ पर कह एक वचन है और कौ द्विवचन, कह कौ के, ठीक है। कह जी कौ सर। के, कम कौ कान, केन का भी हम कह, ये कह शब्द का जो है अपना क्या है कह शब्द का शब्द रूप है। तो उभव के स्थान पर यहाँ द्विवचन में होने के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा, कौ। आगे समझ में? कौ। जी सर। चलिए अब देखते हैं संधि और संधि विच्छेद करना है। जैसे पदाति रेव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए आप ही लोग, पदाति रेव में क्या हो जाएगा? पदाति पदाति धन धन एव। हाँ, पदाति ही, यहाँ पर हो जाएगा पदाति ही धन एव, ठीक है। एव। पदाति ही धन एव, यहाँ पर कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि। कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग। जी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। निशांधकारे, निशांधकारे में क्या होगा? निसाधन अंधकारे। साधन अंधकारे। अंधकारे, ठीक है। निसाधन अंधकारे, दीर्घ स्वर संधि है। अभिधन आगतम क्या हो जाएगा? अभ्यागतम। अभ्यागतम। अभ्यागतम, बहुत सुंदर, अभ्यागतम। कौन सा संधि है? कौन सा संधि है? वृद्धि। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। अभ्यागतम, यहाँ पर य आया है, अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यहाँ पर ई है, यहाँ पर जी। आ है, ई और आ दोनों मिलाकर के या हुआ है। और जो आप लोगों को पता है ई उ री के बाद अ या आ आए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, री के स्थान पर ल होता है। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं? यण स्वर संधि, ठीक है। अब देखो भोजन धन अंत, यहाँ पर अ है, यहाँ पर अ है, तो अकह स वर्णे दीर्घ, जहाँ पर समान वर्ण आए तो वहां पर हमारा क्या हो जाता है? दीर्घ होता है। यहाँ पर ह्रस्व है, यहाँ पर भी ह्रस्व, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीर्घ अ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भोजन धन अंते बराबर क्या हो जाएगा? भोजनांते। भोजनांते, क्या हो जाएगा? भोजनांते। भोजनांते। आगे समझ में? जी ये समझ में आ गया आप लोगों को? जी जी सर। सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। चौरो अयम, यहाँ पर क्या होगा? चौरह धन अयम। चौरह धन अयम, धन अयम। अयम। चौरह धन अयम, कौन सा संधि होगा? पररूप संधि। कौन सा संधि होगा? पररूप। पररूप संधि। तो यहाँ पर फिर विसर्ग कैसे लगेगा? यहाँ पर विसर्ग फिर कैसे लगेगा? विसर्ग लगेगा तो ये ऐसा नहीं होगा, पररूप संधि नहीं होगा। और विसर्ग नहीं लगेगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा चौरो धन अयम। समझ में आया? अगर चौरो धन अयम लिखेंगे तब हमारा ये होगा पररूप संधि। समझ में आ रहा है? और चौरह धन अयम लिखेंगे तो हमारा होगा विसर्ग संधि। समझ में आ रहा है? जी। क्योंकि विसर्ग संधि का नियम यह है कि विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आए तो वहां पर विसर्ग संधि होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर चौरों में ओ की मात्रा है और उसके बाद अ आया है, ठीक है। तो इसीलिए जो पर रूप माने बाद वाले जो वर्णमाला है, बाद वाला स्वर है, उसी का ही रूप हो जाता है और उसका जो चिन्ह होता है वह अवग्रह का रूप हो जाता है। इसीलिए हम उसको पूर्व पर रूप संधि कहते हैं, ठीक है जी। पर रूप भी नहीं, गुरु ये जी। पूर्व रूप है। यहाँ पर ये अ का लोप हो जाता है,
पूर्व रूप संधि, पर रूप नहीं, पूर्व रूप। चोरो धन अयम, पूर्व रूप संधि। ठीक है, समझ में आया? जी जी गृह सर। धन अभ्यंतरे, गृह धन अभ्यंतरे, ह में अ है, यहाँ पर अ है, तो दोनों घर क्या होगा? क्या गृभ्यांतरे। होगा? गृहाभ्यंतरे। गृहा, यहाँ ह और अ, यहाँ ह में अ है, यहाँ पर भी अ है, तो यहाँ पर आ है। ठीक है, गृहा, फिर उसके बाद में भ्यंतरे। अभ्यंतरे। भ्यंतरे। ठीक है, गृहाधन भ्यंतरे, जी। गृहाभ्यंतरे। दीर्घ स्वर संधि, लीलिएव, लीलिएव, लीलिया धन एव। लिया धन एव। लीलिया धन एव। एव। लीलिया धन लीलया, एव। लीलया धन एव, वृद्धि एव। स्वर संधि। ठीक है, कौन सी संधि होगा? वृद्धि। वृद्धि। यहाँ पर बताइए, यदुक्तम में क्या होगा? यत धन उक्तम। यत धन उक्तम। यत धन उक्तम। कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। ठीक है, प्रबुद्ध धन अतिथि, प्रबुद्धोत प्रबुद्ध धन अतिथि। क्या होगा? प्रबुद्धो अतिथि। प्रबुद्धो धन, यहाँ पर तिथि। अवग्रह चिन्ह, फिर यहाँ पर ती और थी। यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह लगेगा, याद रखना ना। प्रबुद्धो जी। जी तिथि, सर। यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह, उसके बाद तिथि। प्रबुद्धो तिथि, यहाँ अ लोप हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का जैसे यहाँ पर हुआ था ना, तो यहाँ पर देखो चोरो अयम कहे तो यह पर पूर्व रूप होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? चौरह धन अयम। अयम। ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ है ना, वैसे जी। यहाँ पर भी होगा। चौरह अयम, चोरो अयम, दोनों रूप हो सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ जी गया? सर। जी। हाँ, जी सर। जी ये सर। आपका विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि ना। चलिए अब देखते जी। हैं, अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययान्तानि सन्ति, तानि पृथक् कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानाम् अधः लिखत। ल्यप, ल्यप प्रत्यय के नीचे शब्दों को लिखना है। अब बताइए, ल्यप प्रत्यय में कौन कौन सा आएगा? परिश्रम्य, क्या क्या विहाय। आएगा? विहाय, परिश्रम्य, विहाय, विहाय। आदाय, आदाय। आदाय, समागत्य। प्रत्य, प्रोच्य, क्षमागत्य, प्रोच्य। ठीक है, और अपसार्य, अपसार्य। ये समझ में आ गया? हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि ल्यप प्रत्यय जिसमें भी लगा है उसके अंत में य होगा, ध्यान रखिएगा, सभी में य है। उसके पहले कोई ना कोई उपसर्ग होगा, प्र है, वी है, आ है, सम है, प्र है, अप है ना। तो ये उसका पहचान है, याद रखना इसको। चलिए अगला, कत प्रत्यय। कत प्रत्यय में क्या क्या आएगा? प्रस्थितः, प्रस्थितः, फिर प्रविष्टः, फिर नियुक्तः,
फिर समागत्य समागत्य तो अभी बताए थे। ये देखो, ये निशम्य भी है ना, उसमें ल्य प्रत्यय में हम लोग ध्यान नहीं दिए थे, निशम्य भी है। जी ठीक है, ल्य प्रत्यय में निशम्य भी है। यहाँ पर 3 ही है। देखिए क्या क्या, प्रस्थितः, प्रविष्टः, नियुक्तः, ये तीनों कत प्रत्यय हैं। ठीक है। अगला कत्वतु, कत्वतु में उपार्जितवान, उपार्जितवान, फिर पृष्ठवान, पृष्ठवान फिर नीतवान, फिर आदिष्टवान। आदिष्टवान ठीक है, आदिष्टवान। ये चारों जो है, जहां पर वान वान वती वती वतम इस प्रकार जहां पर दिखेगा, वहां पर क्या हो जाएगा, कत्वतु प्रत्यय है। ठीक है। अगला जी तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में कौन कौन सा है यहाँ पर, दापयितुम, दापयितुम, फिर द्रष्टुम, द्रष्टुम फिर क्रोशितुम, फिर निर्णेतुम। ये इतने 4 जो हैं आपके तुमुन में आ जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। जी इसमें कोई परेशानी तो नहीं है ना। चलिए अगला है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। अपने जो प्रकृति से अलग है उसको अपने को क्या करना है, चुनना है। विचित्रा, स्वभावः, संकया, मंजूषा। यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, मंजूषा मंजूषा होगा। क्यों होगा मंजूषा, क्योंकि वो क्यों होगा बताइए। ये तीनों जो हैं आपके कोई ना कोई भाव से जुड़े। ठीक है। और ये मंजूषा जो है जी एक वस्तु है, एक वस्तु है जो हमारे सामने में उपलब्ध है। समझ में आया। जी सर अगला कश्चन, किंचित, त्वरितम, यदुक्तम। क्या होगा बताइए। बताइए। नहीं बन रहा है। देखिए, यद उत्तम, ये एक क्रिया है इसमें। उत्तम, उत्तम एक क्रिया है, बाकी इसमें किसी में भी क्रिया शब्द नहीं है। ठीक है। जी अगला पुत्राः, तनयः, व्याकुल, तनुजः। इसमें अलग कौन सा है, व्याकुलः व्याकुलः। ठीक है। क्यों अलग है ये, जी क्यों क्योंकि अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि पुत्र, तनय, तनुज ये सब पुत्र के ही पर्यायवाची शब्द हैं। जी ठीक है। शब्द हैं, इसीलिए जी हाँ, पुत्रः, तनयः, तनुजः ये सब पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं।
इसीलिए व्याकुल शब्द जो है अलग है। करुणा अलग है इसीलिए। अतिथि परायण प्रबुद्ध जनः, ये चार में से कौन सा अलग है? अलग कौन सा है? बताइए। देखिए, करुणा परायण, अतिथि परायण, प्रबुद्ध, ये एक भाव है, व्यक्ति का एक गुण है, और ये खुद में एक क्या है? व्यक्ति है, जनः। इसीलिए जनः क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। आ रहा है हो समझ में? जाएगा। बन जी जाएगा। ठीक, जी अब देखते हैं अगला। निकषा इति प्रति इत्यनयोः शब्दयोः योगे द्वितीया विभक्ति भवति। उदाहरणम् अनुसृत्य द्वितीया विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूर्तिं कुरुत। यथा राजमार्गम निकषा मृत शरीरम वर्तते। तो वैसे ही यहाँ पर ग्राम शब्द दिया है, तो ग्राम का द्वितीय विभक्ति में क्या हो जाएगा? क नंबर में क्या भरा आएगा वहां पर? ग्रामम। ग्राम ग्रामम निकषा, ग्रामम, ठीक है। ग्रामम निकषा जी नदी वहती। अब ख नंबर में क्या हो जाएगा? नगरम नगरम निकषा औषधालयम वर्तते। अब इसमें ग नंबर तो खालिस्थान प्रति प्रस्थितो न्यायाधिकारिन, क्या हो जाएगा? न्यायाधिकारी तो न्यायाधिकारिं प्रति प्रस्थितो मोहनः खालिस्थान प्रति गच्छति। गृहं, मोहनः गृहं प्रति गच्छति। गृहं प्रति गच्छति, ठीक है जी ख नंबर दिया है कोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। गृह शब्दे पंचमी विभक्ति, तो क्या हो जाएगा? क नंबर में रिक्त स्थान निष्क्रम्य बहिर्गच्छत। यहाँ पर क्या होगा? गृह शब्द का पंचमी विभक्ति में क्या हो जाएगा? गृहात। गृहात निष्क्रम्य बहिर्गच्छत, ठीक है। चौर संज्ञया अतिथि, तो यहाँ पर चौर शब्द द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में क्या आ जाएगा चौर शब्द का? चौरम चौरम, बहुत सुंदर। चौरम, यहाँ पर क्या आ जाएगा? चौरम। यहाँ आ जाएगा गृहात, यहाँ आ जाएगा चौरम। यहाँ पर गृहस्थ रिक्त स्थान आश्रयम प्रयच्छत। अतिथि ही, अतिथि का चतुर्थी विभक्ति में क्या हो जाएगा? अतिथय क्या हो जाएगा? अतिथये अतिथये, ठीक है। अतिथये जी आश्रयम प्रायच्छत, ठीक है। गृहस्थः अतिथये। तो का क्या हो जाएगा यहाँ पर? न्यायाधीश शब्द का द्वितीय न्यायाधीशम न्यायाधीशम, ठीक है। यहाँ पर जी न्यायाधीशम, यहाँ पर अतिथये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत।
तो यहाँ पर बहुवचन में अपने को परिवर्तन करना है, तो कैसे करेंगे? बहुवचन में क्या क्या चीज को बदलना पड़ेगा? बहुवचन में क्या क्या चीज को बदलना पड़ेगा? है। तो सबसे पहले उसका क्या बदलता है? कर्ता। ठीक है, उसका कर्ता बदलता है, और कर्ता के साथ साथ कर्ता जिस रूप क्रिया भी उसका है। इसका मतलब कर्ता दोनों चीजों को हमको क्या करना है? बदलना है। तो यहाँ पर कृतवान है और यहाँ पर स है, यहाँ पर यहाँ पर आसीत, यहाँ पर चौरह, यहाँ पर प्रविष्ट, पर तौ, यहाँ पर स्थापितवन्तो। ये तो सह का बहुवचन में क्या हो जाएगा? सह तौ ते, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ते। कृतवान का क्या हो जाएगा? कृतवन्तः, कृतवन्तः। ठीक है, हाँ, ते कृतवन्तः, ते वश्यानं विहाय पदातिरेव गन्तुं निश्चयं कृतवन्तः। अब ख नंबर दिया है, चौरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चौरः के स्थान पर चौराह। ठीक है, चौराह, चौराह ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसन, आसन, आसीत के स्थान पर क्या हो जाएगा? आसन, आसन। यह राजपुरुषाः आसन। कश्चन चौराह के स्थान पर कश्चन चौराह, प्रविष्टाः ऐसा हो जाएगा। ठीक है, गतः गतौ गताः इति। ठीक है, तो प्रविष्टः प्रविष्टौ प्रविष्टाः, प्रविष्टाः। कश्चन चौराः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टाः। अन्ये द्युः सह तौ ते। तो यहाँ पर तौ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अन्ये द्युः ते न्यायालये स्व स्वपक्षम स्थापितवन्तः। यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्थापितवन्तः, स्थापितवान, स्थापितवान, स्थापितवन्तौ, स्थापितवन्तः। तो यहाँ पर बहुवचन में स्थापितवन्तः आएगा। ठीक है, बन जाएगा सभी से? जी सर, जी। हाँ, तो ये जो प्रश्नोत्तर हैं, अभ्यास हैं, आपके सारे के सारे समाप्त हो चुके हैं, और नेक्स्ट डे हम इसके अगले भाग को देखेंगे। ठीक है, अगला भाग मतलब हेमंत वर्णनम। ठीक है, ये काव्य पाठ है, हेमंत वर्णनम को हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग थोड़ा सा अपना नोट्स तैयार करेंगे, और जो भी पिछला पाठ नहीं पढ़े हैं आप लोग, वो रिकॉर्डिंग में उपलब्ध है। रिकॉर्डिंग सेक्शन में जा करके आप लोग उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं समझ में आता है, बेशक आप मेरे को ग्रुप में पूछिए, या फिर क्लास चलती है उस समय भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू।